नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को दी चोट। सिंधु जल समझौता स्थगित, अटारी बॉर्डर भी तुरंत बंद। सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में छोड़ना होगा देश। ढाई घंटे चली सीसीएस की बैठक में मोदी सरकार के कड़े फैसले। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने आज बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की विपक्षी दलों से बात। कांग्रेस भी करेगी इमरजेंसी मीटिंग। प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में लेंगे भाग। 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच फिर टकराव। अमेरिका ने यूक्रेन वार्ता को छोड़ने की दी चेतावनी। आइए खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग पर करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया और अटारी की एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया और भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को वापस बुलाएगा। The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawoor Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा सीसीएस की कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों ने इस हमले की निंदा की और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने को कहा है। The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism.
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सभी को एकजुट करना है। आज उन्होंने होने वाली इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के आगामी कदम पर विपक्ष की राय लिए जाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी CWC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। यात्रियों के सुचारू आवागमन और सुविधा की निगरानी के लिए हवाई अड्डे पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। देश भर के गंतव्यों के लिए विभिन्न विमानों में मृतकों के शवों और उनके साथ आए परिवारों की बुकिंग के लिए राज्य सरकार और एयरलाइंस के साथ समन्वय किया जा रहा है। प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए भोजन और नाश्ते, चाय पानी की व्यवस्था के साथ साथ उनके ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पीड़ितों के साथ आए सभी परिवारों का उचित सम्मान के साथ ख्याल रखा जा रहा है और आरक्षित लाउंज में जलपान परोसा जा रहा है। उड़ान संचालन को समय पर बनाए रखते हुए टर्मिनल भवन में सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि टर्मिनल पर भीड़-भाड़ ना हो। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं कश्मीर की वादियों में गोलियों की गूंज को अब तक सुना जा सकता है। इस घटना में शिकार हुए लोगों के परिजनों का हाल बेहाल है, तो देश के तमाम हिस्से में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर के स्वर्ग पहलगाम को आतंकी आग में झुलसाने वालों ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया है। मंगलवार को हुए कायराना आतंकी हमले ने 26 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। देश के कोने कोने से आए सैलानी उस दिन बस सुकून की तलाश में थे, लेकिन जो मिला वो था चीखों का मातम और गोलियों की गूंज। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सन्नाटा है। LIC ब्रांच मैनेजर सुशील कुमार नथलिया की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। बेटी आकांक्षा घायल है। पिता की मौत से बेखबर जिंदगी की जंग लड़ रही है। रात 10 बजे मेरे छोटे भतीजी के द्वारा सूचना मिली कि बुआ गोल्डी का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। पत्नी के सामने सिर में गोली मारकर आतंकियों ने उसका कत्ल किया। शुभम का गांव हाथीपुर शोक में डूबा है। शुभम भैया उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहाँ पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। बिहार के रोहतास का लाल IB अधिकारी मनीष रंजन परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। पिता सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, छोटा भाई सरकारी अफसर, लेकिन बेटा अब सिर्फ तस्वीरों में ही शेष है। कार्रवाई हो, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, आतंकवादियों पर प्रहार किया जाए, उन्हें निस्तानाबूद किया जाए। हमारे मित्र थे, बचपन के दोस्त थे, हम रात में सो नहीं पाएंगे। ऐसी दुखद घटना है। पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया। इस दौरान परिजनों के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हवाई अड्डे पर मौजूद रहीं। विनय नरवाल के पिता और बहन के करुण रुदन ने सभी को भावुक कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के दिनेश मिरानिया अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी बिताने आए थे। कायर आतंकियों ने धर्म पूछा और गोलियों से छलनी कर दिया। दिनेश के परिजनों पर मानो वज्रपात हो गया। वही 1 से 3 के बीच वहाँ गोलीबारी हुई, वहाँ भगदड़ मची। भगदड़ के बाद जो चाचा जी मतलब वो तीनों बच्चे लोग अलग अलग हो गए थे, चाची और दोनों बच्चे। फिर वो तो आपस में मिल गए, लेकिन चाचा जी का कुछ पता नहीं लग पाया था। और जब पता लगा चाचा जी हमारे, फिर पता लगा तो वो हमारे भी बच्चों को और महिलाओं को उन्होंने अलग कर दिया और मर्दों को ही टारगेट करके मारा। डोंबिवली, जयपुर, सूरत, भावनगर, दिल्ली, देश के हर कोने से मातम की कहानियां हैं, बिखरे सपने हैं, आधी अधूरी यात्राएं हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं, लेकिन देश की आत्मा तब तक सिसकती रहेगी जब तक हर आतंकी को
उसके अंजाम तक न पहुंचा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के साथ साथ दुनिया भर में भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा हो रही है। आतंकी गोलियों ने न सिर्फ धरती की जन्नत को छलनी किया, बल्कि कश्मीर में एक बार फिर जिहादी आतंक का वो घिनौना बर्बर चेहरा सामने आया जिससे मानवता की रूह कांप उठी। पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की जिस तरह पहचान पता करके गोलियां मारी गईं, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। आतंक के इस रूप पर देश विदेश की मीडिया ने करारा प्रहार किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस समेत दुनिया के कई बड़े देशों के प्रमुखों ने आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। बहरहाल पहलगाम हमले पर दुनिया भर से भारत को समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए ट्रंप ने जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को अपना पूरा समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को समर्थन देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत इस कायरतापूर्ण और जघन्य आतंकवादी हमले के अपराधियों और समर्थकों को न्याय के दायरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। वेंस ने जघन्य आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस भयानक आतंकवादी हमले से प्रभावित लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेजे अपने संदेश में संवेदना जताते हुए कहा कि पहलगाम में हुए ऐसे क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। पुतिन ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की रूस की प्रतिबद्धता दोहराई। सऊदी अरब, इजराइल, इटली, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पहलगाम आतंकी हमले की खबर सुनकर यात्रा को बीच में छोड़कर लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की। आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए क्राउन प्रिंस ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वह इस बर्बर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत में हुए आतंकवादी हमले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमले में अनेकों लोग हताहत हुए हैं। लोगों के परिवारों के प्रति इटली अपनी संवेदना जाहिर करता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेपाल ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। श्रीलंका सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ दृढ़ एकजुटता से खड़ा है। श्रीलंका की तरफ से कहा गया कि हम क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हैं। दरअसल मंगलवार दोपहर को पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोग अधिकतर पर्यटक थे। पहलगाम में हुई घटना 2019 में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। मारे गए लोगों में एक यूएई और एक नेपाल का नागरिक भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वो 13,480 करोड़ रुपए लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक LPG बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखेंगे। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक LPG परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मधुबनी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही 3 रेल लाइनों और 2 रेल पुलों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लगभग 930 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश कोष के लाभ वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री PMAY ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे और देश भर के 10 लाख PMAYG लाभार्थियों को किस्तें भी जारी करेंगे। वो बिहार में 1 लाख PMAYG और 54,000 PMAYU घरों के गृह प्रवेश को चिन्हित करते हुए कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। भारतीय कलाएं हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और विभिन्न रूपों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। बिहार की पहचान मधुबनी आर्ट भी इसी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से प्रयास रहा है कि भारतीय कला को बढ़ावा मिले। यही कारण है कि मधुबनी पेंटिंग को अब विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। सरकार ने इसे GI टैग भी दिया है। तो पेश है मधुबनी पेंटिंग पर हमारे सहयोगी रेशमा फारूकी की ये खास रिपोर्ट। भारत का इतिहास बेहद समृद्ध और कलाओं से परिपूर्ण है। बिना इसकी कलाओं से भारत की संस्कृति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। भारतीय संस्कृति की इसी प्राचीन और अनोखी कलाओं में से एक है मधुबनी आर्ट। बिहार और मिथिलांचल की पहचान है मधुबनी पेंटिंग। एक समय ऐसा भी था जब इस कला को सिर्फ घर की दीवारों तक पाया जाता था। कच्चे मकानों पर महिलाएं मधुबनी पेंटिंग किया करती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे ये कला कच्ची दीवारों से बड़े कैनवस पर उतर आई। मधुबनी पेंटिंग जिसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई है। जीवन का हर रंग मधुबनी पेंटिंग में नजर आता है। ये चित्रकला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इस कला में खास तौर पर देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य और चंद्रमा, पेड़ पौधे और तुलसी विवाह या फिर राम सीता का विवाह, ये दृश्य देखने को मिलते हैं। आज चित्रकार महिलाओं को केंद्र की ओर से एक बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे निरंतर सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है वो पारंपरिक बनता है, ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो महिलाएं बनाती हैं। नरेंद्र मोदी जो सक्षम प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वो महिलाओं के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना के टाइम में भी विपदा में आपदा अवसर करके काम दिया, जिनमें महिलाएं बहुत काम की। मैं भी बनाई, हजारों मास्क पेंटिंग की। इसी कला को आगे बढ़ा रही हैं दिल्ली में चित्रकार मनीषा झा। आज कई महिलाओं को न सिर्फ इस कला को सिखा रही हैं, बल्कि उनको रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। केंद्र की भूमिका तो बहुत बड़ी है। अगर केंद्र ना हो तो ये आर्ट भी नहीं होगा, बिकॉज इसका जो अगर आप शुरू से सोचे तो सरकार ने इसको बढ़ाया और अभी भी सरकार बहुत बड़े स्केल पे महिलाओं को इससे रोजगार मिल रहा है। तो महिलाओं ने ही बनाया है, उनका विकास भी महिलाओं के द्वारा ही हुआ है और 9 पद्मश्री है मिथिला पेंटिंग है, विच इज अ रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी पेंटिंग के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के अलावा कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे इस कला की जहां लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं कलाकारों को अपनी कला को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिल रहा है। रेशमा की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार की रात कुछ लोगों ने मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के सिकंदरपुर क्षेत्र में धारदार हथियारों से 5 हिंदू युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम भी किया। मृतक की पहचान शिबू मंडल के रूप में हुई है। बाकी 4 घायल हैं। घायलों में सूर्या मंडल की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे मामले में स्थानीय विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी का कहना है कि बंगाल में योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का दौर जारी है, लेकिन बंगाल सरकार आंखें बंद किए हुए है। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से भी शिकायत की है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के विरोध में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। इसी बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान लौट रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी शीर्ष स्तरीय रणनीतिक बैठकों की एक श्रृंखला की तैयारी कर रही है, जिसके लिए वो अपने वतन लौट रहे हैं। इधर अमेरिका ने यूक्रेन द्वारा क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देने से इनकार करने की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इस रुख को संघर्ष विराम की राह में रोड़ा बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की चेतावनी भी दी है कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को पटरी से उतार सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह बयान रूस के साथ शांति वार्ता के लिए बहुत हानिकारक है। इसके पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन कानूनी तौर पर क्रीमिया पर कब्जे को मान्यता नहीं देता है और इससे ज्यादा इस बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह हमारे संविधान के बाहर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। राजस्थान के लिए इस सीजन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। टीम की स्थिति खराब है तो इस मैच से संजू सैमसन भी बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर आरसीबी अभी तक घर पर 3 में से 1 भी मैच नहीं जीत पाई है। आरआर 8 में से केवल 2 ही मैच जीत पाई है और अभी तालिका में 8वें स्थान पर है। दोनों टीमों के बीच हुए अब तक 32 मुकाबलों में 16 में आरसीबी जबकि 14 में आरआर को जीत मिली है। वहीं 2 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 मैच के दौरान खिलाड़ी और अंपायर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। मंगलवार को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई इस घटना से काफी दुखी है और हैदराबाद और मुंबई के बीच बुधवार को मैच से पहले पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है। क्रिकेट को घर घर तक पहुंचाने और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले सचिन तेंदुलकर को उनके फैंस क्रिकेट का भगवान मानते हैं। 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले सचिन के जीवन में 24 तारीख का विशेष महत्व है। सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन के अवसर पर उनके क्रिकेट के सफर से जुड़ी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्रिकेट को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने वाले सचिन तेंदुलकर आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी हां, सचिन तेंदुलकर अब 52 साल के हो गए हैं। महज 16 साल 205 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले सचिन ने 24 सालों तक फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। अपने करियर के दौरान सचिन तेंदुलकर ने न सिर्फ कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए बल्कि क्रिकेट को एक नया मुकाम भी दिया। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। अपने करियर के दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रिकॉर्ड 34,357 रन बनाए। इस दौरान सचिन ने 100 शतक और 164 अर्धशतक लगाए। उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 201 विकेट अपने नाम किए। सचिन तेंदुलकर का 24 तारीख से खास रिश्ता रहा है।
24 फरवरी 1988 को सचिन ने बचपन के साथी विनोद कांबली के साथ हैरी शील्ड के सेमीफाइनल में तीसरे विकेट के लिए नाबाद 664 रनों की साझेदारी की थी। पार्टनरशिप के दौरान सचिन 326 और कांबली 349 रनों पर नाबाद रहे थे। इस पारी के बाद सचिन रातों रात लोकप्रिय हो गए। इसके बाद सचिन ने 14 साल की उम्र में अपना पहला घरेलू मैच खेला और रणजी और दलीप ट्रॉफी के डेब्यू में शतक जड़े। उन्होंने लगातार रन बनाए और कुछ साल बाद उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। एक बार फिर 24 तारीख सचिन के जीवन में नया मोड़ लेकर आई। 24 नवंबर 1989 को सचिन ने 16 साल की उम्र में फैसलाबाद टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की पहली हाफ सेंचुरी बनाई थी। उस टेस्ट के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ संजय मांजरेकर के साथ मिलकर सचिन ने पहली पारी में 143 रनों की साझेदारी की थी। 24 मई 1995 में सचिन तेंदुलकर के जीवन में एक अहम मोड़ आया। इस दिन सचिन और अंजलि शादी के बंधन में बंधे। इसके अलावा 24 अप्रैल 1998 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोका कोला कप के खिताबी मुकाबले में सचिन ने 134 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 छक्के लगाए। सचिन को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। यही नहीं, 24 फरवरी 2010 को सचिन ने ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका की मजबूत गेंदबाजी के सामने इंटरनेशनल मेंस वनडे इतिहास की पहली डबल सेंचुरी बनाई थी। सचिन तेंदुलकर अपनी कई यादगार पारियों की वजह से भी फैंस के दिलों में बसते हैं। साल 1989 की बात है। सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट की पिच पर कदम ही रखा था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक फ्रेंडली मैच में उस दौर के महान लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने सचिन को बच्चा समझकर उनकी गेंद पर छक्का जड़ने के लिए उकसाया। तो क्या था, जब अब्दुल कादिर सचिन के सामने गेंदबाजी करने आए तो मास्टर ब्लास्टर ने उनके ओवर में 4 छक्के जमाए थे। सचिन ने 3 सिक्स लगातार गेंदों पर मारे थे। 1999 विश्व कप में तेंदुलकर ने सिर्फ 101 गेंदों में 140 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत ने इस मैच में 2 विकेट पर 329 रन का स्कोर खड़ा किया। तेंदुलकर के लिए यह काफी भावनात्मक मैच था, क्योंकि वे अपने पिता के निधन के बाद मैच खेल रहे थे। भारत विश्व कप में संघर्ष कर रहा था और उन्होंने इस प्रदर्शन से भारत को पटरी पर ला दिया। क्रिकेट में शानदार उपलब्धियों को लेकर सचिन को साल 1997-98 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन इस पुरस्कार को हासिल करने वाले देश के पहले क्रिकेटर बने। 2 दशकों तक अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले सचिन ने 16 नवंबर 1913 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सचिन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में अपना आखिरी मुकाबला खेला था। इसके बाद सचिन किसी लीग में भी नजर नहीं आए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।